हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हो? आज हम ग्रामर शुरू करेंगे और आप लोग जो बच्चे 9 और 10 में पढ़ रहे होंगे और जो बच्चे 6, 7, 8 में पढ़ रहे होंगे, यहाँ तक कि जो बच्चा 3, 4 में अगर स्टडी कर रहा है तो वो भी हमारे ग्रामर को पढ़ सकता है, सीख सकता है आसानी से। और 11, 12 बच्चे या फिर अन्य जो कंपटीशन के बच्चे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं। और मैं आज ग्रामर के विषय में हमको पढ़ाना क्या है, इसके विषय में हम कुछ आज इंट्रोडक्शन देंगे और आप लोग बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो हमारा ग्रामर है, अब मैं जानना चाहता हूँ ग्रामर है क्या? ग्रामर देखिए, ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण। ग्रामर क्या होता है? ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण। ये क्या है? ग्रामर लाए क्यों गया है? ग्रामर पढ़ने से हमारे लिए बेनिफिट क्या होगा, हमारे लिए फ्रूटफुल क्या होगा, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ग्रामर नहीं होता तो हम सही से पढ़ नहीं सकते। कौन सा वर्ड कहाँ होना चाहिए, उसका ऑर्डर हमें पता नहीं होता। तो ग्रामर जैसे जिंदगी जीने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता होती है, सड़क पर चलने के लिए एक नियम की आवश्यकता होती है। अतः अतः इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें एक नियम को लेकर चलना है, एक नियम पढ़ना है। नियम हमें ये बताती है कैसे चलना है, कैसे क्या करना सही है, क्या करना नहीं सही है। तो ग्रामर को हम पढ़ेंगे। ग्रामर पढ़ने से लाभ क्या होता है, ग्रामर का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है, तो ग्रामर अपने आप में क्या होता है। ग्रामर एक ऐसी कला है जो हमें ये सिखाती है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश समझना कैसे, कौन सा शब्द का ऑर्डर कहाँ होगा, कौन सा शब्द कहाँ नहीं होगा, इन सबको सिखाने वाला ग्रामर होता है। इन सबको सिखाने वाला क्या होता है? ग्रामर। जिस तरह हमें कौन से कपड़े कहाँ पहनने हैं, तो एक सिस्टम होता है। उसी तरह जैसे परिवार में सिस्टम होता है, कैसे कैसे क्या चलाना है, कैसे कैसे क्या नहीं चलाना है, उसी तरह हमारा ग्रामर का भी एक सिस्टम है। कौन से शब्द को कहाँ रखना है, कौन से शब्द को कहाँ नहीं रखना है। तो ग्रामर क्या करता है? ग्रामर हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग का जो स्किल होता है उसको डालता है, अर्थात उसको देता है, हमारे अंदर देता है, यानी समझने की स्किल देती है। और ग्रामर क्या करता है? ग्रामर हमें रीड कैसे करना है, इंग्लिश कैसे रीड करना है, ये स्किल देती है। ग्रामर हमें पढ़ना सिखलाती है, कैसे पढ़ना, अर्थात अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग के साथ हम रीड उसको राइटिंग करेंगे, राइटिंग करने के बाद उसको रीडिंग करेंगे। तो इन सब का जो कला होता है, इन सब का जो हमारे अंदर स्किल होता है, उसको देने वाला हमारा ग्रामर होता है। ग्रामर हमारे अंदर ये स्किल विकसित करता है, यानी हमें वो देता है। क्या करता है? देता है। और ये नहीं है तो हम कहीं न कहीं नियम जो वर्ड है, उसका जो प्रॉपर ऑर्डर है, वो गलत हो जाएगा। ग्रामर एक जो हमारा एक कला है, ये हमें क्या करता है? सिखाता है। क्या सिखाता है? कैसे इंग्लिश सेंटेंसेज को समझना है, कैसे इंग्लिश सेंटेंसेज को लिखना है, कैसे इंग्लिश सेंटेंसेज को हमको रीडिंग करनी है, कैसे अंडरस्टैंडिंग करनी है,
कैसे स्पीकिंग करनी है, इन सब का स्किल देने वाला हमारा ग्रामर होता है। ग्रामर हमें ये सब चीज़ें सिखाती है। तो सबसे पहले हमें चीज़ों को ध्यान से समझना होता है। देखिए, जब समझेंगे तभी आपके अंदर कुछ न कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड, उस विषय से रिलेटेड आपके अंदर आइडिया आएगा। तो पहला हमारा जो ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है, चीज़ों को ध्यान से सुनना होता है, लिसनिंग करना। लिसनिंग करेंगे तभी आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तभी आप समझ पाएँगे। यानी क्या सही है, क्या नहीं। जो आपका लिसनिंग आ गया, यानी आप सुन लिए, तो आप कुछ न कुछ एनालिसिस कर सकते हो, समझ सकते हो। तो पहले चीज़ों को ध्यान से समझना होता है। समझने के बाद चीज़ों को ध्यान से उसको माइंड में एनालिसिस करना, अर्थात उसका विश्लेषण करना होता है। जब आप समझ लिए और लिसनिंग भी कर लिए, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। और जब लिख सकते हैं, तो उसको हम पढ़ भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पढ़ भी सकते हैं। तो 4 ये स्किल्स है जो हर विद्यार्थी को अपनाना चाहिए। लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, राइट करेंगे। यानी सब ये 4 हमारे क्या हैं, 4 स्किल्स हैं जो हर विद्यार्थी को अपनाना ज़रूरी होता है। तो ग्रामर है हमें ये सब जो स्किल्स होते हैं, इनको डेवलप करता है, विकसित करता है हमारे अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज को सही समझने में सहायता करता है, हेल्पफुल होता है। अब हमें क्या जानना है, जो हमारा इंग्लिश है अपने आप में क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। और हमें क्या पढ़ना है? ग्रामर। क्या पढ़ना है? ग्रामर। दूसरी बात, इंग्लिश जब लैंग्वेज हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या हुआ? अपना एक साउंड निकला। क्या निकला? साउंड। साउंड जो हमारे होते हैं, ये साउंड जो हमारे होते हैं, ये हमारे यहाँ से निकलते हैं। जो निकला हुआ भाग है, यहाँ से निकलता है। यहाँ एक चकवाल की तरह एक स्ट्रक्चर बना होता है। वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, वहाँ से साउंड निकलता है। निकलने के बाद यहाँ हमारा माइंड जो ऑर्डर देता है, जो आदेश देता है, वहीं से ये चीज़ें क्या होती हैं, निकलती हैं, उभरती हैं। यहाँ से निकलने के बाद हमारे ओठ पर आता है। ओठ पर आने के तक, अर्थात यहाँ से निकलने के बाद और ओठ के आने के बीच ये साउंड रहता है। क्या रहता है? साउंड रहता है, जो हम समझ नहीं सकते हैं। जो हम समझ नहीं सकते हैं, यानी समझेंगे कब? जब ओठ से बाहर निकल जाएगा। और जब ओठ से बाहर निकलेगा तो हमारा लेटर हो जाएगा। क्या जाएगा? लेटर हो जाएगा। यानी उसको हम राइट कर सकते हैं। इसका जो रिटन फॉर्मेट होता है, साउंड का जो रिटन फॉर्मेट होता है, वो लेटर होता है। साउंड का रिटन फॉर्मेट क्या होता है? लेटर होता है। साउंड यहाँ से निकलने के बाद मुंह के अंदर जो है वो साउंड रहता है। क्या रहता है? साउंड। और जब मुख से बाहर फेंकते हैं तो साउंड किस में चेंज हो जाता है? लेटर में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? लेटर में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? लेटर में। अब लेटर क्या होता है? लेटर हमारा, लेटर मीन्स होता है आपका अक्षर। क्या होता है? अक्षर होता है। तो लेटर का इम्पोर्टेंट रोल क्या है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में? सबसे पहले हमें लेटर कैसे बनाया जाता है उसको सिखाया जाता है। हमारे लिए साउंड इम्पोर्टेंट नहीं है, अतः हम साउंड का अध्ययन नहीं करेंगे। साउंड उनके लिए ज़रूरी है, साउंड उनके लिए एसेंशियल है, जिन्हें सिंगिंग करना होता है, जिन्हें गाना गाना सीखना होता है, उनके लिए साउंड ज़रूरी है, अत्यावश्यक है, कंपल्सरी है। हमारे लिए ज़रूरी क्या है? लेटर है। अतः
हमें बचपन में साउंड सिखाया नहीं जाता है, सबसे पहले हमें लेटर सिखाया जाता है, क्योंकि हमें लेटर स्टडी करना है, हमें लेटर पढ़ना है। साउंड हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, किसी अन्य क्षेत्र में ज़रूरी है। अब लेटर क्या होता है? जैसे आप एलकेजी और यूकेजी में होते हैं, तो आपको लेटर कैसे लेटर को लेटर बनाने के लिए कैसे हैंड मूवमेंट को कैसे करेंगे, हाथ को कैसे, फिंगर्स को कैसे चलाएँगे, ऐसे चलाएँगे, ठीक है? जैसा होगा ए बनाना होगा तो ऐसे करेंगे, बी बनाना होगा तो ऐसे करेंगे। तो ये लेटर्स हैं। लेटर्स का फॉर्मेट जिस तरह होता है, लेटर का रूप जैसा होता है, वैसा हमें फिंगर्स का मूवमेंट चेंज करना रहता है। वैसे-वैसे हमें फिंगर भी चलाने रहते हैं। तो सबसे पहले हमें लेटर्स पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एलकेजी यूकेजी हमें लेटर्स कैसे लेटर को राइट किया जाएगा, लेटर कैसे बनाए जाएँगे, इसे हमें सिखाया जाता है बचपन में। क्योंकि हमें लेटर्स पर पहले विजय प्राप्त करना होता है, पहले लेटर पर हम कंट्रोल करेंगे। क्योंकि लेटर क्या है? अब लेटर हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है? एक छोटी-सी इकाई होती है। अर्थात लेटर को पहले हम पढ़ेंगे, लेटर के बारे में पढ़ेंगे, लेटर के बारे में पढ़ने के बाद हम आगे फिर पढ़ेंगे। क्योंकि एक आधार है, एक बेसिक है। अगर लेटर आप नहीं पढ़ पाएँगे तो आगे के लिए आपको डिफ़िकल्टी यानी आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। अतः हमें छोटे ग्रेड में हमें लेटर्स लिखना सिखाया जाता है, कैसे लेटर्स को बनाया जाएगा, कर्सिव कैसे बनाया जाएगा, हम सिंपल लेटर कैसे बनाएँगे, इन सबको हमें सिखाया जाता है। तो पहले आपको लेटर्स पढ़ना पड़ता है, जो कि आगे का एक आधार होता है, एक फंडामेंटल होता है। लेटर्स नहीं तो आगे आप समझ नहीं पाएँगे। तो पहले हमें लेटर लिखना सिखाया जाता है बचपन में। अब लेटर हमारा क्या है? लेटर हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का एक छोटी-छोटी इकाई होती है। यानी जैसे एक घर बनाना है, एक बिल्डिंग बनाना है। जब बिल्डिंग बनाना है तो हमें क्या? हमें पिलर अर्थात जो नींव है इसका हमारा एक आधार इसको मजबूत करना पड़ेगा। तो अगर आगे हमें पढ़ना है, स्टडी करना है तो हमारा लेटर क्या है? एक नींव है, एक पिलर है, जो आगे आपको समझने में सहायता करेगा। तो लेटर क्या है? एक हमारा एक यूनिट होता है, एक लिस्ट यूनिट होता है, जो हमें समझने में सहायता करता है। लेटर्स जो हमारे होते हैं, इंग्लिश में लेटर्स जो हमारे होते हैं 26 कितने होते हैं 26 और जो हमारे लेटर होते हैं, इनके हमारे जो साउंड्स होते हैं, इनकी संख्या 44 होती है। जो हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक और तक जो रहता है साउंड्स है, इनकी संख्या 44 होती है। अतः हमें लेटर्स का अध्ययन नहीं करना है, लेटर्स का सेक्टर अलग है, हमें हमें पढ़ना है क्या है? हमें साउंड्स नहीं पढ़ना है, हमें लेटर्स पढ़ना है। तो लेटर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो लेटर्स मैंने बता दी कि लेटर्स क्या होता है। लेटर्स हमारे कितने होते हैं? लेटर्स हमारे 26 होते हैं। लेटर्स जो होते हैं लेटर मीन्स होता है वर्ण या अक्षर। इसका स्टडी हमें सबसे पहले उन छोटे बच्चों को करवाते हैं जो बेसिक में होते हैं। लेटर्स को पढ़ने के बाद अब लेटर्स जो हमारा होगा 26 लेटर्स अब हमारे 2 हिस्सों में बँटा है। क्या? वावेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स। वावेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स। वावेल लेटर्स वावेल लेटर्स वावेल लेटर्स कहलाते हैं और कॉन्सोनेंट लेटर कॉन्सोनेंट। वावेल मतलब होगा स्वर, क्या होगा? स्वर होगा और कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होगा मेरा? व्यंजन। क्या होगा? व्यंजन होगा। वावेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स दोनों को मिलाने के बाद हमारा इसी को कहते हैं अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। माला किसका होगा? वर्णों का। वर्ण का मतलब लेटर्स। लेटर्स के समूह को यानी 26 लेटर्स हैं, उन्हीं के कलेक्शन को हम अर्थात लेटर्स के कलेक्शन को, लेसन के संग्रह को, है ना? लेटर्स के जो हमारे संग्रह हैं, उसी के समूह को हम क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट बोलेंगे। हमारे जो वावेल लेटर्स होते हैं, जो वावेल लेटर्स होते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 5 है। कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या 21 है यानी 21 है।
वोवेल लेटर्स कौन-कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू होता है और इन पाँचों को छोड़ कर के जो हमारा शेष बचता है, वो हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं और हमें क्या पढ़ना है? वोवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स। वोवेल लेटर्स जो होते हैं, वोवेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं और कॉन्सोनेंट लेटर्स कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स देते हैं। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट लेटर्स के कॉम्बिनेशन को वोवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर के कॉम्बिनेशन को जब मिलाते हैं उसी को वर्णमाला कहते हैं। माला किसका होगा? वर्णों का अर्थात लेटर्स का जो कलेक्शन होगा उसी को वर्णमाला अर्थात हम इसको अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। अब लेटर्स के पढ़ने के बाद हमें क्या पढ़ना रहता है? लेटर्स के पढ़ने के बाद हमें पढ़ना रहता है क्या? वर्ड। क्या पढ़ना रहता है? वर्ड। वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। क्या होता है? शब्द। अब शब्द क्या होते हैं? शब्द जो होते हैं, शब्द कई तरह के होते हैं, शब्द कई प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में 2 ऐसे लेटर्स हैं, अर्थात ए और आई। ए और आई एक ऐसे लेटर्स हैं, जो क्या करते हैं, एक शब्द कहलाते हैं। कब? जब ये सेंटेंस जब ए और आई का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं, तो हमारे ये लेटर नहीं होते हैं, ये वर्ड होते हैं और जब ए से लेकर जेड के बीच में रहते हैं, ए और आई जब वर्णमाला के बीच में रहते हैं, तो हमारे लेटर्स कहलाते हैं। वही लेटर्स जब सेंटेंस में होते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। तो यहाँ पर वर्ड का 2 डेफिनेशन आप बना सकते हैं कि वर्ड उसे कहते हैं जो लेटर का कलेक्शन होता है। लेटरों के समूह को अगर 2 लेटर है तब भी वर्ड बन जाएगा, 1 लेटर है तब भी आपका वर्ड बन जाएगा। जब वह लेटर एक प्रॉपर अर्थ दे, अगर अर्थ दे रहा है तो हमारा लेटर लेटर नहीं होता है, वो वर्ड कहलाता है। जैसे बी, बी का प्रयोग जब सेंटेंस में करेंगे तो बी का अगर कोई अर्थ नहीं है तो हमारा वह वर्ड नहीं है, हमारा लेटर है। लेकिन जब वही ए हमारे सेंटेंस में अर्थ में प्रयोग होता है तो हमारा क्या हो जाता है? लेटर वर्ड में आ जाता है। जैसे आई, आई और ए हमारा जब वर्णमाला से निकल करके उनको सेंटेंस में यूज करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? ये वर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ड। तो वर्ड का 2 डेफिनेशन बनेगा कि लेटर, वह लेटर जो वर्णमाला में है, अगर वो लेटर सेंटेंस में आता है और निश्चित अर्थ देता है, अर्थात ए का मतलब एक, आई मीन्स मैं, अर्थात जब सेंटेंस में होता है तो लेटर लेटर नहीं होता है, वो वर्ड होता है। यहाँ वर्ड का 2 डिफिनेशन बनेगा कि लेटर भी एक वर्ड हो सकता है, कब? जब वो अर्थ दे। जब सेंटेंस में यूज हो करके प्रयोग करके वह क्या दे? अर्थ दे, तो वह लेटर लेटर नहीं होता है, वो वर्ड की कैटेगरी में आता है, एक सिंगल के रूप में। लेकिन जब 2 लेटर्स मिलेंगे, 2 लेटर्स मतलब 2 लेटर का समूह होगा, 2 लेटर या 2 से अधिक, 2 आर मोर देन का जो लेटर्स का कलेक्शन होगा, वो भी हमारा क्या होना चाहिए? एक वर्ड होना चाहिए। लेकिन 2 लेटर हैं, उस 2 लेटर का एक उचित अर्थ होना चाहिए, तो भी हमारा क्या होगा? वर्ड होगा। या 2 से अधिक लेटर्स का कलेक्शन है, तो भी हमारा वर्ड होगा। तो वर्ड कई तरह के होते हैं। तो वर्ड के पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? वर्ड के पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? फ्रेज पढ़ेंगे। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। वर्ड कभी फ्रेज नहीं होता। वर्ड और फ्रेज में अंतर क्या होता है? वर्ड सिंगल होता है। वर्ड क्या होता है? सिंगल होता है। वर्ड का अपना अर्थ होता है, फ्रेज का अपना अर्थ होता है। वर्ड और फ्रेज जब मिलते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है। वर्ड और फ्रेज मिलते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है। तो वर्ड का अपना अर्थ है, फ्रेज का अपना अर्थ है। तो वर्ड और फ्रेज में डिफरेंस क्या है? वर्ड सिंगल होता है, वर्ड सिंगल होता है। वर्ड अकेला हो सकता है, लेकिन फ्रेज क्या होता है? जब 2 वर्ड साथ में मिलते हैं, उसी को फ्रेज कहते हैं। और भी डिफरेंस क्या है? वर्ड का अपना स्वयं अर्थ होता है, लेकिन जो वर्ड फ्रेज होगा, उसमें फ्रेज में जो अगर 2 वर्ड मिलकर फ्रेज बन रहा है, तो फ्रेज ये कहता है कि जो 2 वर्ड हैं मेरे साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, अगर एक वर्ड अगर नहीं है, तो ये कहेगा मुझे ए वर्ड चाहिए और ए कहेगा हमें ए वर्ड चाहिए।
अर्थात एक दूसरे के बिना को है ना, एक दूसरे के बिना अर्थात दोनों का रहना क्या है, जरूरी है। दोनों वर्ड को रहना जरूरी है। लेकिन वर्ड क्या होता है, वर्ड कहता है कि मेरा साथा कोई नहीं देगा तभी मैं वर्ड हूँगा। लेकिन फ्रेज जिन दो शब्दों से मिलकर बनेगा, फ्रेज जिन दो शब्दों से मिलकर बनेगा, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक कहेगा हमको ए लाओ, और एक कहेगा हमको ए लाओ, अर्थात एक दूसरे के क्या है, पूरक है। क्या है, पूरक है, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो फ्रेज हमारे होते हैं दो शब्द या दो से अधिक शब्दों का कलेक्शन होता है, झुंड होता है, ग्रुप होता है। तो वर्ड सिंगल होता है। और फ्रेज क्या होता है, जब दो वर्ड साथ में मिल जाते हैं उसे फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। वर्ड अकेला हो सकता है, लेकिन फ्रेज अगर तीन वर्ड से मिलकर बना है, फिर कितने वर्ड से मिलकर बना है, तीन वर्ड। तो एक कहेगा हमें दो वर्ड चाहिए, बीच वाला कहेगा हमको ए चाहिए, ए चाहिए, एक कहेगा हमको दो वर्ड चाहिए, तभी हम फ्रेज बनेंगे। अर्थात अगर एक वर्ड, अगर तीन वर्ड लेकर अगर फ्रेज बना है तो तीन वर्ड, मगर एक एक वर्ड गायब कर देंगे तो दो वर्ड मिलकर फ्रेज नहीं बनेगा। क्योंकि दूसरी एक निश्चित ऑर्डर की यूज किया गया कि इनके बाद ये आएगा, इनके बाद ये आएगा, इनके बाद ये आएगा, इनका रहना जरूरी है। तो फ्रेज चाहे जितने भी वर्ड हो, चाहे दो या दो से अधिक वर्डों से मिलकर हमारा फ्रेज बन रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि फ्रेज आपका जो दो वर्ड होगा वह अकेला नहीं हो सकता। एक कहेगा हमको ए चाहिए, एक कहेगा हमको ए चाहिए। अगर तीन वर्ड मिलकर हमारा फ्रेज बना है तो एक कहेगा हमें ये दोनों हमारे साथ रहेंगे तभी मैं रहूंगा, और एक कहेगा ये दोनों रहना चाहिए, और एक कहेगा ये दोनों रहना चाहिए, तभी मैं फ्रेज बन पाऊंगा, अन्यथा नहीं बन पाऊंगा। तो वर्ड और फ्रेज में डिफरेंस क्या है, वर्ड सिंगल होता है, फ्रेज दो या दो से अधिक शब्दों का झुंड होता है। दो शब्द मिलकर बन रहे हैं, दो शब्द एक साथ में हैं जो दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, अर्थात दोनों का रहना कंपलसरी है, तो हमारा क्या है, फ्रेज है। दो से अधिक वर्ड मिलकर भी फ्रेज बनते हैं। चार शब्द मिलेगा तभी फ्रेज बन जाएगा, पांच शब्द मिलेगा तभी फ्रेज बन जाएगा। फ्रेज में जितने भी शब्द होंगे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, अर्थात हर वर्ड का रहना जरूरी है। लेकिन वर्ड क्या होता है, वर्ड कहेगा हमें कोई आवश्यकता, किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं, हम अकेला रह सकते हैं। लेकिन फ्रेज में जितने भी वर्ड होंगे, दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर बनेंगे जो फ्रेज, वो हमारे क्या होंगे, वे एक दूसरे के क्या रहेंगे, पूरक रहेंगे। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, उन्हें फ्रेज कहा जाता है। फ्रेज की और सारी भी डिफिनेशंस हैं, फ्रेज की और भी सारी फैक्ट्स हैं और बहुत सारी बातें हैं। क्या है, फ्रेज जो होता है, जो हमारा फ्रेज है वो फ्रेज क्या है, फ्रेज का और सारी बातें क्या हो सकती हैं। फ्रेज हमारा कई तरह का होता है, फ्रेज के कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं। और क्या है फ्रेज के बारे में, फ्रेज अगर सेंटेंस में नहीं है, फ्रेज अगर सेंटेंस में नहीं है तो सेंटेंस का अर्थ अधूरा होता है। अगर फ्रेज को हटा देंगे तो कहीं ना कहीं सेंटेंस का अर्थ इनकम्प्लीट होगा, सेंटेंस का अर्थ क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो फ्रेज जो होता है, फ्रेज और वर्ड, फ्रेज की अपनी मीनिंग होती है, वर्ड की अपनी मीनिंग होती है। तो फ्रेज और वर्ड को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक सेंटेंस। क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। फ्रेज की अपनी मीनिंग होती है, वर्ड की अपनी मीनिंग होती है। फ्रेज और वर्ड, फ्रेज और वर्ड की मीनिंग को जब आप उसे कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट थॉट देगा, एक कंप्लीट अर्थ देगा, एक कंप्लीट स्टेटमेंट प्रदान करेगा। उसी को हम कहते हैं सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस। फ्रेज और भी होता है, फ्रेज की और सारी बातें। फ्रेज और क्या है, फ्रेज के पास ना कर्ता होता है ना क्रिया होता है, ना कर्ता होता है ना क्रिया होता है। फ्रेज एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। फ्रेज के पास अपने स्वयं का अर्थ होता है, फ्रेज के पास कंप्लीट अर्थ पूरा करने की क्षमता नहीं होती है। फ्रेज का अपना अर्थ होता है, वर्ड का अपना अर्थ होता है। अर्थात जब इस वर्ड और इस फ्रेज का अर्थ मिलता है तो हमारा एक कंप्लीट अर्थ निकलता है, एक कंप्लीट थॉट निकलता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, तो आई जो हमारा है एक वर्ड है, आई एम क्या है, एक वर्ड है। आई वर्ड क्यों है, क्योंकि आई का एक अर्थ है मैं, और जब कोई लेटर अर्थ देता है तो लेटर लेटर नहीं होता है, वो वर्ड होता है। क्या होता है, वर्ड होता है। अतः आई क्या है, एक वर्ड है, लेटर नहीं, क्योंकि इसका एक अर्थ है। इसका क्या है, एक कंप्लीट अर्थ है, यानी आई मीन्स मैं। एम दो लेटर से मिलकर बना है, ए धन मैं, ए धन एम से, दो लेटर के समूह को हम बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अर्थ दे रहा है। एम मतलब हूँ, इन द रूम,
इन द रूम। तो इन क्या है? प्रीपोजिशन है, द क्या है? आर्टिकल है, और रूम क्या है? नाउन है। अगर इन नहीं लिखोगे, अब 3 वर्ड मिलकर हमारा क्या बना है? फ्रेज बना है। तो इन क्या है? प्रीपोजिशन, द क्या है? आर्टिकल, और रूम क्या है? नाउन है। अब इन कहेगा इन कहेगा हमें द और रूम चाहिए, अर्थात इन नहीं है तभी सेंटेंस क्या है? गलत है। द कहेगा हमें नाउन चाहिए, अगर नाउन नहीं लगाएंगे तब भी गलत है। रूम कहेगा हमें आर्टिकल चाहिए और प्रीपोजिशन चाहिए, अर्थात तीनों वर्ड क्या हैं? एक दूसरे के बिना, अर्थात तीनों वर्ड एक साथ में रहना कंपलसरी है। अगर एक वर्ड गायब है तीनों में से तभी सेंटेंस क्या रॉन्ग है। यानी आई एम इन द रूम, तो इन और द रूम कितने शब्द मिल गए? एक, दो, तीन, तीन शब्द मिलकर हमारे क्या बन गए? फ्रेज बन गए। तो वर्ड और वर्ड अर्थात वर्ड वर्ड धन वर्ड और फ्रेज। वर्ड यानी आई एम वर्ड, यानी वर्ड वर्ड वर्ड्स हो गए, और धन इन द रूम हमारा क्या हो गया? फ्रेज। तो वर्ड्स और धन फ्रेज मिलकर हमारा क्या बन गया? एक कंप्लीट थॉट बन गया। आप कह सकते हो इसे सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक कंप्लीट थॉट होता है। सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है। सेंटेंस से हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट और क्रियाएं होती है। सेंटेंस में क्या होती है? सब्जेक्ट और कंप्लीट थॉट होता है। एक कंप्लीट और देता है, और एक सेंटेंस को एक फुल स्टॉप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कितने फुल स्टॉप की रिक्वायरमेंट पड़ती है? एक फुल स्टॉप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आज कितना रहेगा, बाकी कल पढ़ेंगे।